हमारा कंट्री वन ऑफ द लीडर्स है सर्वाइकल कैंसर में। अल्कोहल इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग अगर करती हैं महिलाएं तो मेनोपॉजल सिम्टम्स और ज़्यादा परेशान करते हैं। महिलाओं में डिप्रेशन देखा गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इर्रेगुलर ब्लीडिंग होने लग जाती है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है और स्पॉटिंग ज़्यादा होती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वो कभी कभी ब्लड स्टेन्ड होता है या फिर गंदे स्मेल आती है। धीरे धीरे वेट गेन होना, यूट्रस जो बच्चेदानी है जब वो बड़ी होती है तो वो ब्लैडर पे आगे जाके प्रेशर डालती है। इंसिडेंस ऑफ अबनॉर्मल बेबी, जैसे मंद बुद्धि जो बच्चा होता है उसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, एग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, मंद बुद्धि बच्चे होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक महिलाओं की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है, लेकिन क्या उनकी लाइफ उतनी हेल्दी भी होती है? जो महिलाएं अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं वो खुद अपने बारे में कितना सोचती हैं? टीनेज से लेकर प्रेगनेंसी के सफ़र तक और फिर बुढ़ापे में महिलाएं कैसे अपने आप को मेंटली तैयार करती हैं और अपने जीवन का हर एक फेस सुंदरता से जीती हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज का ये एपिसोड भारत की हर महिला के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स इंद्रप्रस्थ में जानी मायनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपाली गोयल। डॉक्टर रूपाली, स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर रूपाली, मुझे लगता है शुरुआत हमें प्रेगनेंसी से ही करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा फेज़ होता है महिलाओं के जीवन में जिसका वो सालों इंतज़ार करती हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें यही बता दें कि प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी आजकल की महिलाओं में, जहाँ पे एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और हम लोग सब, स्पेशली महिलाएं, जॉब्स करने लग गई हैं। इस समय ये अवेयरनेस होना, ये जानकारी होना कि क्या राइट एज है प्रेगनेंसी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात करें, यानी कि जो महिलाओं की ओवरीज़ की जो एज है उसकी बात करें, तो सही एज बहुत जल्दी होती है। वो होती है लेट 20s या फिर अर्ली 30s। अगर कहा जाए, अगर जो वर्ल्ड ओवर स्टडीज़ करी गई हैं उसके हिसाब से लेट 20s या फिर अर्ली 30s इज़ द राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी। हालांकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं, कामकाजी लड़कियां, यंग गर्ल्स बिल्कुल शादी ही नहीं करना चाहते हैं, और शादी के भी कुछ सालों के बाद प्रेगनेंसी करना चाहते हैं। एक तरह से ये सही है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, हर तरह से फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बच्चे को वेलकम करने के लिए प्लान करके करना चाहिए सही तरीके से। मगर दूसरी तरफ से ये भी प्रॉब्लम आती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है। अगर आप ये कहोगे कि हाँ जी, पहले मैं सिर्फ करियर में ध्यान दूँ और हम आगे बढ़ें और हम शादी के बाद भी बच्चा ना करें कुछ सालों तक, तो कई बार बात हाथ से निकल जाती है। हमने कई बार देखा है महिलाएं हमारे पास 39, 40, 41 की एज में उनको ध्यान आता है कि अब हम बिल्कुल सेटल हो गए हैं, हमें प्रेगनेंसी करनी चाहिए। और उस समय एग्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इंसिडेंस ऑफ अबनॉर्मल बेबी, जैसे मंद बुद्धि जो बच्चा होता है उसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, एग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, मंद बुद्धि बच्चे होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए कि सही टाइम पे ही सही चीज़ करो। ये आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को बिल्कुल क्लियरली जाना चाहिए कि एक सही एज है प्रेगनेंसी की महिलाओं के लिए भी, और वही उस समय प्लानिंग करो। और कुछ नहीं तो द गुड थिंग आजकल के ज़माने में ये है कि हमारे पास एग फ्रीजिंग है। एटलीस्ट आप अपनी एग फ्रीजिंग कराओ सही एज पे। 40 साल की एज पे आप जाके एग फ्रीजिंग नहीं करा सकते हो। सही एज पे कराओगे तो ही सही रिजल्ट्स आएंगे। डॉक्टर रूपाली, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में बदलाव क्या आते हैं? प्रेगनेंसी हालांकि एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि एक शारीरिक चेंज ही है, मगर इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप कहो तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही सबसे पहला चीज़ है पीरियड्स रुक जाना।
उसके अलावा महिला को अपने आप ही पता चल जाता है अपनी नॉजिया, वॉमिटिंग, जो प्रेगनेंसी की उल्टी होना, ये एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, यानी कि एक प्राकृतिक चीज़ है जो काफ़ी सारी महिलाओं में होगी। कुछ महिलाओं में ज़्यादा होती है और वो उनको उनके काम से भी डेबिलिटेट कर देती है, वो काम पे नहीं जा पाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाता है। और कुछ महिलाओं में कम होती है, वो सबका अपना अपना है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ सब में ज़्यादा ही होगी, बट सबका अपना अपना है। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं, अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम यूजुअली मेडिसिन दे के देख देते हैं और वो सेफ़ होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा धीरे धीरे वेट गेन होना, यूट्रस जो बच्चेदानी है जब वो बड़ी होती है तो वो ब्लैडर पे आगे जाके प्रेशर डालती है, बावल यानी कि रेक्टम वगैरह पे प्रेशर डालती है, जिस वजह से बार बार बाथरूम में जाना स्वाभाविक है। इसके अलावा बार बार जाने के अलावा उनको यूरिनरी इन्फेक्शन का भी थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिनसे एसिडिटी का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सो अगर नॉर्मली एसिडिटी नहीं भी थी तो भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी एक एक्सेलरेटेड फास्टिंग है, यानी कि अगर नॉर्मल महिला 2 घंटे फास्टिंग करती है या 4 घंटे फास्टिंग करती है, प्रेगनेंसी में वो और बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना हो जाता है। तो उस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वेट गेन होता है, सारे बॉडी के सिस्टम्स अगर हम बात करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, इन सब में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से महिला को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, ये नेचुरल है। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ते हैं, उस वजह से थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है। हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन, थोड़ा पल्स रेट ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट हर सिस्टम में चेंजेस होते हैं एक प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान महिलाओं को क्या चीज़ खानी ही चाहिए जिससे उनका बेबी एकदम फिट एंड फाइन रहे? सो प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो और बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आप एक हाई प्रोटीन डाइट लो, एक नॉर्मल न्यूट्रिशियस डाइट लो, जो और हाई इन कैलोरीज एज वेल एज आपकी आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। और आयरन रिच डाइट के लिए आपको कोई बहुत हाई फाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक महिला सिंपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा अपने डाइट में करती है, जैसे सैलड्स इंक्रीज़ करती है, हरी सब्जियां, सिंपल चीज़ें, मखाने, थोड़ा सा पीनट्स यानी कि मूंगफली, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में और डालती है। अगर आप बीच के टाइम में, जैसे शाम का स्नैक है, वो थोड़ा हेल्दियर लो, स्प्राउट्स लो, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लो। अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो नॉन वेजिटेरियन लो, ठीक है ना। एग ले सकते हो, इवन नॉन वेजिटेरियन ले सकते हो। सिवाय आपको कुछ फूड्स कंटेनिंग MSG, ऐसी जो चाइनीज़ वाली MSG वाली चीज़ें होती हैं, या फिर अनहाइजीनिक प्रिपरेशंस, उनसे बचना होता है। रॉ फ्रूट्स, बहुत ही ज़्यादा रॉ फ्रूट्स होते हैं, उनको ध्यान रखना है। बट राइप फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पपाया बिल्कुल नहीं खा सकते, जो एक बहुत कॉमन नोशन है। पपाया इफ़ इट इज़ राइप बिल्कुल खाया जा सकता है। बाकी मोस्टली सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स इन मॉडरेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लो, अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, उनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो सब चीज़ें एक सही मात्रा में खाई जा सकती हैं, बट पोषक चीज़ें होनी चाहिए, रिच इन आयरन, कैल्शियम, ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और प्रोटीन्स, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके खाने में होनी चाहिए। इसके अलावा फाइबर का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है खाने में, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और दवाइयों के सहारे कब तक रहोगे, तो बेटर ये है कि खाने में अपनी सैलड्स बढ़ाइए, ऐसी चीज़ें बढ़ाइए जो आपका फाइबर कंटेंट बढ़ाएंगे खाने का, जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स की ना फेस करनी पड़े। WHO के मुताबिक 2020 में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हुई थी। मैटरनल मृत्यु का ये आंकड़ा शायद थोड़ा कम हो जाता अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सिचुएशन को सही समय पर मैनेज कर पाते। डॉक्टर रूपाली, आपको 19 सालों का एक्सपीरियंस है, क्या लगता है आज के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन कौन सी गलतियाँ कर रही है जो उन्हें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? हालांकि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल यानी कि एक नेचुरल फिनोमेना है। इस स्थिति में, प्रेगनेंसी में, ये बहुत ज़रूरी है कि महिला एक डॉक्टर के पास
रेगुलरली जाए, एक चेकअप के लिए रेगुलरली जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी इश्यूज़ निकल कर आते हैं, वो सही टाइम पे, सही समय पे टैकल हो सके, उसका इलाज हो सके। प्रॉब्लम हेल्थ केयर वर्कर्स के ना होने की है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमारे घरों में ये सोच है कि, अभी भी जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर ये सोच है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो डॉक्टर के पास शुरू में नहीं जाना है, 3 महीने बाद जाना है, 4 महीने बाद जाना है। वो गलत है, क्योंकि आप शुरू में ही, आप जिस दिन आपको प्रेगनेंसी का पता चले, इंडीड प्रेगनेंसी से पहले ही, हालांकि कुछ शहरों में आजकल, बड़े शहरों में ये हो रहा है कि लोग प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वही सही तरीका है। प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आप जाइए और प्रेगनेंसी से पहले वाले विटामिन्स लीजिए, ताकि अपने स्टोर्स ठीक हों। एंड बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, माँ में तो प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं, बच्चे में रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम आती है, वो हम एक सिंपल फॉलिक एसिड की टैबलेट से उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कहने का ये है कि रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी भी अगर करंट आंकड़े देखे जाएं तो 20 से 25% डिलीवरीज़ घरों में होती हैं। सो ये जो 20 से 25% डिलीवरीज़ जो घरों में होती हैं, जो वहाँ पे ट्रेंड डाइज भी नहीं होती हैं, तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कारण है हमारे कंट्री की जो मैटरनल मॉर्टेलिटी जो आप बता रहे हैं, जो हमारे भारत में फिर भी अभी भी इतनी ज़्यादा है, 97 आउट ऑफ 1 लाख महिलाओं की डेथ हो जाती है डिलीवरी में, ये कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा कारण है अनीमिया। अभी भी अगर प्रेवलेंस देखी जाए, इतने अच्छे खाने के बावजूद, इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी के बावजूद 50 से ज़्यादा, यहाँ यानी कि 52% महिलाएं अनीमिक होती हैं, विच इज़ वेरी वेरी हाई इंसिडेंस। सो ये बेसिक चीज़ें अगर करेक्ट करी जाएँ, यानी कि न्यूट्रिशन ठीक रखा जाए, हॉस्पिटल में अगर डिलीवरीज करी जाएँ, तो हम बहुत जल्दी से इस मोर्टालिटी को कम ला सकते हैं। इंडीड ये कम हुई है, महिलाओं की मौत होना पहले से कम हुई है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे आगे काम करें। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, जो घरों घरों में जाते हैं और दवाई, टेटनस के टीके लगाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है, जैसे टेटनस का टीका लगना है, बट अभी भी आयरन की गोलियां नहीं खाते हैं, मनमर्जी से खाती हैं महिलाएं। ऐसी चीज़ें करके गवर्नमेंट ने फ्री स्कीम चलाई हुई है, जिसमें 100 दिन का आयरन का टैबलेट्स मिलता है सब महिलाओं को, पर बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं गृहिणियों के लिए। सो ये चीज़ थोड़ा निगलेक्ट हो जाती है, पर इस पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए। डॉक्टर रूपाली, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल थे प्रेगनेंसी पर, मैं चाहूँगी एक एक करके आप इनका जवाब दें। क्या प्रेगनेंसी के दौरान चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ही नहीं ले सकते? नहीं, चाय और कॉफ़ी ली जा सकती है, मगर बहुत ज़रूरी है कि आप चाय या कॉफ़ी के साथ कुछ खाने को लें। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको एडिक्शन सी होती है, जिनको शुरू से ही आदत होती है कि वो चाय के बिना उठ नहीं पाती, चाय के बिना शाम को चाय ज़रूरी है। तो उन महिलाओं को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप चाय के साथ कुछ खाएं, क्योंकि क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस करती हैं, एसिडिटी बढ़ाती हैं, ये दोनों, चाय और कॉफ़ी। सो अगर आप साथ में कुछ सब्सटैंशियल, कुछ सही मात्रा में खा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कम आएंगी। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, हाँ, मगर एक चाय एक कॉफ़ी नॉर्मल महिलाएं लेती ही हैं, ऐसा नहीं है। और क्या कुछ ऐसा भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन एक दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट ही एक्सरसाइज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए? नहीं, 5 या 10 मिनट ऐसा कोई कैपिंग नहीं होता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज करो, अपर बॉडी एक्सरसाइजेस करो या माइल्डर एक्सरसाइजेस करो। और अगर आप कुछ जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप किसी ट्रेनर, प्रॉपर ट्रेनर के थ्रू करो, क्योंकि इसमें हैवी वेट एक्सरसाइजेज या हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग, ये सब नहीं करना होता। बट ये कोई रोक टोक नहीं है कि 5 या 10 मिनट ही करना है। अगर वॉक के लिए जाना है तो ऑब्वियसली 45 मिनट्स वॉक आप आराम से कर सकते हैं, पर भागना, बहुत ज़्यादा भागना नहीं होता है कि पसीना वसीना आ जाए। इसमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन ठीक ठाक मेंटेन्ड है, प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो पसीना ज़्यादा ही आता है, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। न्यूट्रिशन ठीक से जा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि 5 से 10 मिनट
देयर इज़ नो लिमिट लाइक दैट। भारत में अनवांटेड प्रेगनेंसी के भी कई मामले आते हैं, तो इस पर आपका क्या व्यू है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस हर समय करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक दुर्भाग्यवश से कोई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन क्लासेस नहीं दी जाती हैं। इस वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ के बहुत सारे मामले आते हैं। अगर आप एक कपल को भी देखोगे, शुरुआत में जैसे ही शादी होती है, आजकल स्पेशली शहरों में ये देखा गया है कि वो शुरू में प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी 30% ऐसे कपल्स होंगे जो आ ही जाएंगे, जिनकी प्रेगनेंसी हो जाती है और वो आ जाते हैं अबॉर्शन के लिए। पर्सनली मेरे विचार में मैं ऐसे कपल्स को हमेशा डिस्करेज करती हूँ, यानी कि मैं उनको कोशिश करती हूँ कि वो ना इसको अबॉर्ट करें, क्योंकि ऐसे केसेस में, हालांकि अबॉर्शन आजकल बहुत ही सेफ़ हो गया है, शुरू में दवाइयों से हो जाता है, बाद में हम सर्जरी से भी करते हैं तो भी सेफ़ है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत कम है। मगर अगर हम कहें कि ये 5 से 8% भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, तो आप उस प्रोसीजर में क्यों पड़ो जिससे लेटर ऑन आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब भी आप बच्चा करना चाहते हो, इनफर्टिलिटी का रिस्क हो। अभी भी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अक्रॉस द ग्लोब कोई फुल प्रूफ नहीं है, कोई आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर सही नॉलेज हो कपल्स को और सही प्लानिंग हो तो ये बेहतर रहता है, ताकि शुरू में अबॉर्शंस के लिए ना जाना पड़े। डॉक्टर रूपाली, चाइल्ड बर्थ के दौरान अक्सर माँ डिप्रेशन में भी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हमारे कंट्री में ये ऑलमोस्ट 15% महिलाएं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट 10% जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, महिलाओं में डिप्रेशन देखा गया है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये बेसिकली होता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अनप्रिपेयर्डनेस। माँ को पता ही नहीं होता है व्हाट टू एक्सपेक्ट। शुरू में उनको ओवरऑल ये उस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि जब बच्चा होगा तो कैसा रहेगा। इसके अलावा जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, जब वो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स देखा गया है डिप्रेशन का। बट जो महिलाएं कामकाजी होती हैं, जो महिलाएं पहले भी योगा कर रही होती हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, सिंपल योगा, या फिर जिनके आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि वो आपस में अपने रिलेटिव से ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन लोगों में इस चीज़ों का इंसिडेंस काफ़ी कम होता है। इंडीड पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी योगा एंड मेडिटेशन भी इसको कम करती है। हाँ, सेकेंड लेवल पे ज़रूरी है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, एक ट्रेन साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें अगर ज़रूरत है। और इस चीज़ को अंडर द कवर, इस चीज़ को छुपा के नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ के लिए कि आप हेल्प सीख करें अगर लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है। और ये ज़्यादा कॉमन उन लोगों में होता है जिनमें पहले भी थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या डिप्रेशन का हिस्ट्री रहता है। डॉक्टर रूपाली, चाइल्ड बर्थ के बाद 3 महीने माँ के लिए बहुत अहम माने जाते हैं, तो उस समय क्या खाना चाहिए ताकि वो एकदम फिट एंड फाइन रहे? सो जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं पोस्ट डिलीवरी, जिनको हम प्यूपेरियम बोलते हैं शुरू में, इस समय बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। जो यूट्रस पहले इतना बड़ा था, पूरा एकदम रिब्स तक आ रहा था, वो पूरा नीचे जाता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन और प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिला को। दूसरा, इस फेज़ में जो महिलाएं हैं यूजुअली ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, जो बच्चे को न्यूट्रिशन जा रहा है वो सारा माँ के थ्रू जा रहा है, माँ के दूध के थ्रू जा रहा है। अपने न्यूट्रिशन प्लस अपने बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए माँ को ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा विटामिन्स अच्छे से ले। आयरन, कैल्शियम जो बच्चे को जाना है वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क ही जाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आयरन कैल्शियम डिलीवरी के बाद रोकना नहीं है, जो कई बार मैंने देखा है महिलाएं रोक देती हैं। थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन, साथ में एक प्रोटीन पाउडर ले लो, क्योंकि अगर डाइटरी रिक्वायरमेंट, डाइटरी कंटेंट हमारा पूरा प्रोटीन नहीं कवर अप कर पाता, तो इससे रिकवरी विल बी फास्टर, न्यूट्रिशन विल बी बेटर एंड बेबी को भी ज़्यादा बेटर फीड मिलेगा।
चाइल्ड बर्थ के बाद वेट मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो कैसे माँ वेट लॉस कर सकती है जिससे उनकी बॉडी पर कोई नेगेटिव असर भी ना पड़े? चाइल्ड बर्थ के बाद अगर हम वेट लॉस की बात करें, हालांकि हमारे को जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हेल्दी डाइट और लो कैलोरी डाइट एंड एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, बट माँ को दूसरी तरफ से ये भी बैलेंस आउट करना है कि बच्चे को फीड कर रहे हैं तो वो जो न्यूट्रिशन वाला खाना है, जो हाई न्यूट्रिशन वाला खाना है, वो कम ना हो। नॉर्मली चाइल्ड बर्थ में हमारे घरों में देखा गया है, इंडियन घरों में देखा गया है कि सास या माँ उनकी दादी सास वगैरह नानियाँ पिन्नियाँ बनाती हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स होते हैं। आई पर्सनली फील दे आर वेरी गुड एंड वेरी रिच इन कैल्शियम, एंड उनसे जो कैल्शियम और प्रोटीन्स उनमें होते हैं दे हेल्प इन रिकवरी। सो बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर सही मात्रा में ऐसी पंजीरी या फिर पिनिया खाने में कोई हार्म नहीं है। हाँ, वेट लॉस ग्रेजुअली होगा। एंड एक और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस डेफिनेटली फास्टर होता है। इंडीड जो यूट्रस बड़ा होता है, यूट्रस का साइज़ डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में फास्टर थोड़ा छोटा हो जाता है, नॉर्मल की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा कैन नाउ डेज, आजकल के ज़माने में हम सिजेरियन के बाद भी तुरंत 1 दिन बाद 2 दिन बाद एक्सरसाइजेज शुरू करवा सकते हैं। हाँ, हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना है, मगर बेसिक एक्सरसाइजेज हमारी टमी की, हमारी लेग्स की, हमारे अपर बॉडी की, वो सब हम इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी शुरू करवा सकते हैं पेशेंट्स को, वो सेफ़ होता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आज के टाइम पे लड़कियों को 7 साल की उम्र में ही पीरियड्स आते हैं, जबकि पहले 12 से 13 साल की उम्र में उन्हें पीरियड्स आते थे। ऐसा क्यों? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल जो प्यूबर्टी की एज है वो कम होती जा रही है। हालांकि 7 साल थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, बट हाँ, कभी कभी देखा गया है कि 7 साल में ही पीरियड्स आ जाते हैं। इस सब के पीछे हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रहन सहन और लाइफस्टाइल। बेसिकली अगर आप बात करें अर्ली प्यूबर्टी की, आजकल का जो फास्ट फूड है विद अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, विद अ लॉट ऑफ केमिकल्स, दे ओनली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज़ वाई द इंसिडेंस, इसी वजह से ये जो इंसिडेंस है अर्ली प्यूबर्टी का ज़्यादा देखा गया है शहरों में रादर देन विलेजेस। विलेजेस में स्टिल पीपल आर फॉलोइंग, जो लोग हैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स विद MSG ऐसी चीज़ें वाली जो कैंड फूड है, ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, स्ट्रॉन्ग ओडर्स, दे आर टू बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन। ऐसी चीज़ें जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स वाली चीज़ें हैं, या फिर कुछ डिस्पोजेबल्स लाइक प्लास्टिक कप्स, ये सब चीज़ें कोशिश करके अवॉइड करी जानी चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ से, बहुत सारी जगहों पे हमारे को मिल्क मिलता है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि मिल्क में ऑक्सीटोसिन है। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट अगर ऑक्सीटोसिन है तो उस वजह से भी बच्चों में प्यूबर्टी में अर्ली प्यूबर्टी के चेंजेस आ सकते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान लड़कियों को बहुत पेन होता है तो उनको क्या करना चाहिए? सो पीरियड्स के दौरान पेन होना 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राकृतिक यानी कि फिजियोलॉजिकल, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग फॉर्मेशन यानी कि अंडा बनने वाले टाइम पे देखा जाता है, जो सभी महिलाओं को होता है, और कुछ महिलाओं में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, यानी कि उसके साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, ऐसे वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे वाले केसेस में कुछ पैथोलॉजी यानी कि यूट्रस में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिस सिनेरियो में आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। अब रही बात प्राकृतिक वाले की, प्राकृतिक जो पेन्स होती हैं ये किसी भी महिला में हो सकती है और कुछ भी एक्सटेंट की हो सकती है। कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को कम होती है। अब ये स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, यानी कि एक्सरसाइज करती हैं, भाग दौड़ का काम करती हैं, या फिर सिंपल एथलेटिक्स में पार्ट भी लेती हैं, ऐसी महिलाओं में जो पेन का इंसिडेंस है वो कम होता है। सो अगर मान लो महिलाओं में पेन होता है या फिर बच्चों में भी पेन होता है, क्योंकि उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
आजकल के घरों में बच्चे खाना बस उनको बेड पे खाना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल कम है विद टीवी विद द आईपैड। तो बेटर है कि आप उनको अलग करें, और इन दिनों में भी, जिन दिनों पीरियड्स भी हो रहे हैं उन दिनों भी विद इन लिमिट्स जितना कर सकते हैं उतना वो एक्सरसाइज करें, भाग दौड़ करें, तो ऐसी चीज़ें वैसे ही कम होंगी। पीरियड्स के दौरान कौन सी चीज़ें महिलाओं को खानी ही चाहिए? सो पीरियड्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस का मतलब आयरन की डेफिशिएंसी। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आयरन और प्रोटीन रिच खाना दिया जाए। सिंपल खाने जैसे आपके हरी सब्जियां हैं, हाई प्रोटीन लाइक अ सिंपल एग इन योर डाइट, या फिर स्प्राउट्स, ऐसी चीज़ें विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे अगर महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो रही है। चीज़ें सम थिंग्स विद एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक फ़िश अगर खाते हैं, अगर वो अपनी डाइट में खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज़ लोअर। और क्या कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को नहीं खाने चाहिए? देयर इज़ नो कोई ऐसा एक स्पेसिफिक फूड नहीं है जो महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, बट हाँ उनको बाज़ार का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि वो डायरिया या फिर कोई ऐसी इन्फेक्शंस और पेट की ना हो। और ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है, सबके जो ट्रिगर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को अचार खाने से ज़्यादा पेन होता है, कुछ लोगों को गर्म चीज़ें खाने से ज़्यादा पेन होता है, बट ऐसा कोई एक स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे तो पेन नहीं होगा या फिर ये खाएंगे तो पेन नहीं होगा। और बट हाँ ये ज़रूर है कि आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, हाई फाइबर खाना खाना चाहिए और हाई प्रोटीन खाना खाना चाहिए बस। और मेनोपॉज का क्या? जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं उस समय किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सो मेनोपॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेज़ है वुमेन की लाइफ का। एक ट्रांजिशन होता है जब चेंज होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल से नॉन रिप्रोडक्टिव साइकिल से। इस दौरान खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी ओवरीज होती हैं वो फंक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं, और इनका अपार्ट फ्रॉम हमारे बच्चा होने के अलावा ओवरीज का फंक्शन ये भी होता है, हार्मोनल फंक्शंस होते हैं जिससे क्या रहे, बोन हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है ना। सो एक बार अगर ओवरीज अपना फंक्शन करना बंद कर देंगी तो बोन हेल्थ के लिए एडेड कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को डाइटरी कैल्शियम एज वेल एज टैबलेट्स के फॉर्म में कैल्शियम लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि स्किन वगैरह थोड़ा में चेंजेस आने लग जाते हैं मेनोपॉज के अलावा। अगर आप खाने की बात कहोगे तो हाँ, ईस्ट्रोजन रिच फूड्स, अब ईस्ट्रोजन रिच फूड्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट हाँ टोफू खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, ऐसी वाले सोया मिल्क ले सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा लें, स्प्राउट्स लें, दे आर बेटर फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द वुमन। इसके अलावा चाय कॉफ़ी कम से कम करनी पड़ती है। अल्कोहल इंटेक, सिगरेट स्मोकिंग अगर करती हैं महिलाएं तो मेनोपॉजल सिम्टम्स और ज़्यादा परेशान करते हैं और ज़्यादा जल्दी आते हैं। सो चाय कॉफ़ी भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को हॉट फ्लशेस होने लग जाते हैं, सो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डूइंग बेसिक मेडिटेशन एंड योगा डेफिनेटली हेल्प्स कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो स्मूथली हो जाए, यानी कि चेंज ओवर जो लाइफ में आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथली हो जाए। आजकल सर्वाइकल कैंसर के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, इसके क्या लक्षण हैं? कैसे पता चल सकता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं? सो सर्वाइकल कैंसर हमारे कंट्री, अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें सर्वाइकल कैंसर की, हमारा कंट्री वन ऑफ द लीडर्स है सर्वाइकल कैंसर में, यानी कि ये शुरू से ही है। अभी लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है थैंक्स टू कुछ सेलिब्रिटीज़ लाइक पूनम पांडे में भी, बट आई फील हाँ ये इसमें जो लक्षण होते हैं, इसमें जो महिलाओं को होता है वो ये होता है कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग होने लग जाती है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होती है और स्पॉटिंग ज़्यादा होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वो कभी कभी ब्लड स्टेन्ड होता है या फिर गंदे स्मेल आती है, पेन होने लग जाती है। ये कॉमनेस्ट सिम्टम्स तो यही होते हैं। ये मेनोपॉज के बाद भी होता है।
सो अगर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, संभोग के बाद ब्लीडिंग होती है, या फिर डिस्चार्ज होता है जो फाउल स्मेलिंग हो जाता है, ब्लड स्टेन हो जाता है, तो एकदम से आपको अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। ऐसी महिलाओं को जनरली टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर साफ़ सफाई रखनी, हाइजीन रखना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट पार्ट्स का, जो अगर आप रेगुलरली मेंटेन करेंगे तो एक तरह से एक प्रिवेंशन की तरह एक्ट करता है। हालांकि और भी बहुत सारे प्रिवेंशन हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या सर्वाइकल कैंसर की कोई वैक्सीन भी है? बिल्कुल है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अब हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको पता होने के लिए कि ये सेफ़ वैक्सीन है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है उसकी सही एज 9 से 11 साल है। सो लड़कियों में, यंग लड़कियों में 9 से 11 साल है। हालांकि हम लोग अब 45 इयर्स एज तक देते हैं, बट आइडियल एज यानी कि सही एज इज़ 9 to 11 ईयर्स। जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, द लेवल ऑफ इम्यूनिटी जो HPV वैक्सीन से मिलता है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से मिलता है, वो बेस्ट होगा अगर यंगर एज पे दिया जाएगा, बेस्ट होगा अगर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले दिया जाएगा, और सही एज अकॉर्डिंग टू बुक्स इज़ अराउंड 9 to 11 ईयर्स। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे ही 40+ में जाके उसका उस लेवल का प्रोटेक्शन और बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट एक और चीज़ है, पैप स्मीयर। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर, जो अभी तक वर्ल्ड ओवर चलता आ रहा था। हमारे कंट्री में प्रॉपर नेशनल प्रोग्राम नहीं है। अगर हम कुछ गवर्नमेंट रन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उन सब में एक प्रॉपर सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम होता है जहाँ पे सब विमेन को, सारी विमेन को, महिलाओं को लेटर जाती है कि आपके 3 साल हो गए हैं, आप प्लीज़ अपना पैप स्मीयर करवाइए। सो पैप स्मीयर एक छोटा सा टेस्ट होता है जो महिला एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके करवा सकती है, जिससे सर्वाइकल कैंसर का ऑनसेट, शुरुआत के इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाता है, एज अर्ली एज 3 ईयर्स, एज अर्ली एज 5 ईयर्स। सो एक छोटा सा टेस्ट जिससे आपको 5 साल पहले, अगर 3 साल पहले किसी बीमारी का पता चल रहा है, वो भी कैंसर जैसी बीमारी का, तो बहुत बढ़िया है। मतलब हर महिला को ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक पैप स्मीयर करवाए और रेगुलरली करवाए। सिर्फ 3 साल में आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जा सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है और सबको जाना ही चाहिए, कंसिडरिंग कि हमारा कंट्री, हमारा देश इतना इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज़ सो हाई हमारे कंट्री में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस इंसिडेंस को कम लेकर आएँ। और एक सिंपल सर्वाइकल कैंसर का जो टेस्ट होता है, पैप स्मीयर जिसको हम कहते हैं, उससे ये डिटेक्ट हो जाता है। कोई एक टेस्ट बता दीजिए जो हर महिला को साल में एक बार करवाना ही चाहिए, देखने के लिए कि वो फिट है या नहीं। एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट एंड एन एग्जामिनेशन इज़ मोर देन इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल कोई एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, बिल्कुल नहीं। 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करवाना है, बट हाँ, एक विज़िट 1 साल में एक बार अगर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस है महिला के लिए भी कि वो ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक ठाक है अंदर भी, और यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर रूपाली, चलते चलते एक आखिरी सवाल, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसी महिला जिसकी कहानी ने आपका दिल छू लिया हो? ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, आई वुड से, क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट से भी डील करती हूँ, और जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट से डील करते हो तो इस चीज़ों में देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज, यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं होती है, ओवरऑल पेशेंट का देखा जाता है हम, और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। ऑफ कोर्स मेरी एक पेशेंट थी जिसकी करीबन 8-9 अबॉर्शंस हो गई थी। उसके बाद हमने उसका IVF किया एंड फाइनली पहला IVF फेल हो गया, फिर सेकंड IVF जब प्रेगनेंसी उसकी हुई तो मतलब वो, और जब मैंने उसके बच्चे को डिलीवर किया तो वो 7वें आसमान पे था, मैं ये कहूँगी। और जो ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं, यही हमारे पर्ल्स हैं जो हम अपनी लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं। एज हमारे काम में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। आई थिंक 7-8 अबॉर्शंस के बाद
हर एक प्रेगनेंसी का अपना ट्रॉमा होता है। हर एक प्रेगनेंसी का एक अगर अबॉर्शन होना एक आसान बात नहीं है। उसके बाद जो फेलियर होता है, उसके बाद जो मेंटल स्ट्रेस होता है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में अभी भी उसकी काउंसलिंग उस लेवल पे नहीं होती है। उस लेवल के काउंसलर्स नहीं है। ये ट्रेंड नहीं है कि आप अगर अबॉर्शन होता है तो जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, ताकि आप अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा उभार पाओ। और 8 अबॉर्शंस के बाद अगर प्रेगनेंसी होना बहुत बड़ी बात है, आई थिंक। सो आई एम श्योर वो पेशेंट भी देख रहा होगा कहीं ना कहीं। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी फॉर मी एंड फॉर द पेशेंट, आई वुड से। शुक्रिया डॉक्टर रूपाली हमारे दर्शकों को हेल्दी टिप्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।